तो फाइनली भाई ट्रांसफ़र्स पे हमारी पहली वीडियो आ गई है। बहुत टाइम से मैं डिस्कस करना चाह भी रहा था ट्रांसफ़र्स, लेकिन होता है ना, थोड़ा बहुत हम मार्केट को समझ लेते हैं, थोड़े से रूमर्स गर्म हो जाते हैं, उसके बाद हम बात करना शुरू करेंगे। और आज रूमर्स ऐसे आए हैं कि 2-3 रूमर्स मिलके एक एक टॉपिक बन गया है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। भाई मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको पता ही होगा कि बारसा निको विलियम्स और डैनी ओल्मो पे इंटरेस्ट शो कर रही है, और लपोर्टा ने बोल दिया है डेको को कि जल्दी से जल्दी तू ये बंदे डील क्लोज कर। जो कि मेरे को डेको पे इतना भरोसा भी है नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर एलिमानी होता तो मैं समझ जाता कि हाँ, इस बंदे पे भरोसा कर सकते हैं, ये बिना किसी नॉइस को करे इन बंदों को हमारे स्क्वाड में शामिल कर सकता है। लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो डेको पे थोड़ी सी मेरे को कम वो होती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ईगोइस्टिक बंदा है वो, उन प्लेयर्स पे काम करता है जो कि कोच थोड़ा कम प्रेफर करता है। लेकिन इस टाइम जो न्यूज़ आ रही है वो ठीक सुनने में आ रही है कि फ्लिक ने भी निको विलियम्स को बोल दिया है, डैनी ओल्मो को बोल दिया है। आज एक न्यूज़ सुनने में आती है मुझे कि एक बड़ा नाम हम सेल कर सकते हैं मिडफील्ड में से, ठीक है, बिटवीन पेड्री, फ्रैंकी डियोंग और गुंडोगॉन। अब गुंडोगॉन को मैं साइड में रख देता हूँ क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है तो ट्रांसफर वैल्यू भी कम मिलेगी। तो बचे दो बंदे पेड्री और फ्रैंकी डियोंग में से। भाई मैं जो चाहता हूँ, क्योंकि देखो पेड्री को भी बहुत सारी इंजरी होती है और हम बारसा फैंस इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं देख देख के, उसकी उसकी रिकवरी सेशंस देख देख के, उसकी जो ट्वीट्स आते हैं सोशल मीडिया पे बार्सिलोना के, और वो वहाँ पे कहते हैं कि देखो यार पेड्री इज गेनिंग मसल्स, पेड्री इज ये फलाना वो ढिमकाना। और ये अभी से नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। और हर बार यही आता है कि पेड्री रिकवर करने लगता है, उसकी बॉडी में थोड़े कट्स आने लग जाते हैं, उसकी बॉडी में हल्का सा बल्क आना शुरू हो जाता है, तो हम भी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, मीडिया भी हमें ऑप्टिमिस्टिक कर देती है, और पीआर की वजह से हम हर चीज़ भूल जाते हैं। और आगे जाके क्या होता है, पेड्री आता है, कुछ मैचेस खेलता है, ओवर यूज ना भी हो तो बंदा वो इंजर्ड होकर चला जाता है। अब ये एक साइकिल बन चुकी है, अब ये एक ट्रेंड बन चुका है, जो कि बारसा फैंस इसको लेके बहुत ही ज़्यादा वो हो चुके हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं मानता हूँ क्रूज का टैकल यूरो कप में बहुत खतरनाक था पेड्री पे, उसका एक तरह से घुटने के ऊपर लगी थी क्रूज की थाई, और क्रूज की थाई उससे बड़ी है। लेकिन भाई क्या होता है ना यार, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, ठीक है, आपको पता है कि ऐसे टैकल्स पड़ सकते हैं, ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग भी तो उस हिसाब से होनी चाहिए। आपका कोचिंग स्टाफ अगर आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं दे रहा है तो तुम बोल सकते हो। हमारे साथ क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ जानते हैं कि हम अच्छी कर सकते हैं, और हमारा बॉस बोलता है, हमारा कोई भी बोलता है, घर वाला बोलता है कि भाई ये चीज़ तुम ऐसे कर लो, और हमें पता है कि दूसरी तरह से बेटर रिजल्ट मिल सकता है, और 99% चांसेस है कि वहाँ से मैं बेटर रिजल्ट लेके आऊँगा, और बेटर रिजल्ट नहीं भी ले आऊँगा तो इससे अच्छा लेके आऊँगा जो ये तरीका मेरे को अभी बता रहे हैं। तो क्या पेड्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपने एडिशनल डाइटिशियन लगाए, एडिशनल मसल ट्रेनिंग के लिए बंदे लगाए, एडिशनल फिजियोथेरेपी के लिए बंदे लगाए? क्या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हर बार हम इस चीज़ को ऐसे लेके निकल जाएंगे कि हाँ बंदा इंजर्ड हो गया, टैकल बुरा था? अरे यार ईपीएल के टैकल देखो आप, ईपीएल के टैकल, हम जो है ना, हमारे अंदर एक तरह से ना एग्रेशन बहुत है, और हम जिन तरह के लड़कों में रहते हैं वो लड़के भी भाई तगड़े ठाड़े लौंडे होते हैं, ठीक है, फिर भी ईपीएल के, यानी कि हमारी मेंटालिटी वैसी हो गई ठाड़ी। लेकिन ईपीएल के टैकल्स देख के हमारी भी फट जाती है। क्योंकि यार बहुत ही रफ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, बहुत ही बोलते हैं ना अग्रेसिव टैकल्स होते हैं, और वहाँ पे अगर आप पेड्री को उतार दोगे तो ये कैसे खेलेगा यार। हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आपको अगर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपका देता हूँ, मान के चलो आप चल रहे हो, आपको चाहिए 18 इंच का डोला, ठीक है, 18 इंच के डोले के लिए आप डाइट वैसी तो फॉलो नहीं कर सकते, लीन डाइट, आपको बल्की डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, आपको गेनिंग वाली डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, आप फास्ट फूड भी खाओगे, आप ये भी खाओगे, फलाना ढिमकाना, ऑयली वॉयली सब खाओगे, क्योंकि आपको पता है एक टाइम के बाद जाके मैं वो बल्क ले आऊँगा, और उस बल्क को बाद में मैं जब कटिंग पे आता हूँ तो फिर मैं कटिंग की डाइट चालू कर दूंगा, जहाँ से मैं सारा फैट फ्री निकाल दूंगा। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। तो यानी कि आपको पता है ना मुझे ये करना है, जब मुझे गेंद चलानी है तो मैं हैवी फूड खाऊंगा ना। तो वही चीज़ है, पेड्री को अगर पता है कि बारसा का मेडिकल स्टाफ उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा है, बारसा का एक ट्रेनिंग स्टाफ उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा है उसकी बॉडी को, तो तू अपने पर्सनल ट्रेनर लगा ले। मुझे याद है मेस्सी को जब 2012-13 में थोड़ी सी इंजरी ज़्यादा होनी शुरू हुई थी, जिस साल उसने 91 गोल्स मारे थे कैलेंडर ईयर में, तो उसमें ये हुआ था कि उसको ग्रोइन इंजरी हो गई थी। यहाँ पे ग्रोइन इंजरी जब उसको हो गई, और वो इंजरी उसको रेगुलरली आती थी, टैकल पे भी लेट जाता था वो,
कई बार देखा होगा आपने, टैकल पे भी लेडे आता था। जिस साल उसने 91 गोल्स मारे थे तो वहाँ पे भी उसको एक टैकल ऐसा पड़ा था कि वो 2 महीने के लिए बाहर हो गया था। टैकल भी खतरनाक था, मानता हूँ मैं। लेकिन बाद में आपने देखा होगा 2014 से 2014 सीजन से 14-15 जिस साल बारसा ने चैंपियंस लीग जीता था, मेस्सी की फिजिक आपने नोटिस की? मेस्सी ने अपने डाइटिशियन लगाए, मेस्सी ने अपनी ट्रेनिंग फॉलो करनी शुरू की। और मैं वही कहता हूँ ना यार, इन जैसे बंदे हो नहीं सकते, क्योंकि ये फुटबॉल को सिर्फ एक करियर नहीं मानते हैं, फुटबॉल को सिर्फ एक ग्लैमर नहीं मानते हैं, ये फुटबॉल को सिर्फ एक चीज़ वो नहीं मानते हैं कि इसकी वजह से लड़कियां हमसे चिपकेंगी आगे। ये फुटबॉल को लाइफ मानते हैं, इसलिए ये बंदे बेस्ट इन हिस्ट्री हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको पनीर बनाना है ना भाई, अगर आपको कढ़ाई पनीर खाना है तो उसमें आलू डाल के तो काम नहीं चलेगा ना, उसमें पनीर आपको डालना पड़ेगा, शिमला मिर्च आपको डालनी पड़ेगी, करेक्ट। तो वैसे पेड्री को अगर तगड़ी फिजिक चाहिए तो उसको मेहनत भी तो पनीर वाली करनी पड़ेगी। हर बार तू आलू डालता है, कोई रिजल्ट नहीं है। आप मेरे को बताओ क्या रिजल्ट है पिछले 2-3 साल से पेड्री की फिजिक में? आपने ऐसा क्या चेंज देखा है जो लग रहा होगा आपको कि हाँ इसने बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, एक चीज़ें डेवलप कर ली हैं जिससे कि ये इंजरी और जिससे कि ये टैकल से मूव ऑन कर सकता है फ्रीली? नहीं है ऐसा। तो इस चीज़ को पेड्री को अपने लाइफस्टाइल में उतारना पड़ेगा अगर वो चाहता है एक सक्सेसफुल फुटबॉलर बनना। क्योंकि मैं मानता हूँ इस साल पेड्री का जाना नहीं बनता। इस साल मेरा ये मानना है कि फ्रैंकी डियोंग को बेच दो, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, ऐसा कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। एक मैच कोपा डेल रे फाइनल वाला गोल अंडर रोनाल्ड कूमन जो उसने हेडर मारा था, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई भी मैच उसका याद नहीं है जहाँ पे उसने एक डिसाइसिव परफॉर्मेंस दी हो जिसकी वजह से हमने टाइटल विन किया हो। जबकि उसको अपॉर्चुनिटीज़ लगातार मिली हैं, उसको हर चीज़ मिली है, लेकिन भाई अब हो नहीं पा रहा उससे। और हमें भी बारसा फैंस को जज्बात थोड़े साइड में रख के सोचना पड़ेगा इस बात को। वापस आते हैं पेड्री पे भाई। पेड्री के साथ 1-2 सीज़न का सब्र और है, क्योंकि हैंसी फ्लिक से थोड़ी उम्मीद है कि वो इसकी फिजिक पे काम करवा के इसको एक बुल बनाएगा। लेकिन अगर 1-2 साल में भी पेड्री अपनी फिजिक को डेवलप नहीं कर पाता है, क्यों बोल रहा हूँ मैं यार, फिजिक डेवलप करना टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है यार। तुम्हारा काम ही है। हम ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस जाते हो, हम जाते हैं आते हैं, ठीक है, हम जिम भी जाते हैं, हमें दूसरे काम भी करने होते हैं, हम दोस्तों में बैठते हैं, तो हमारे पास बहुत काम है। हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम है जॉब, ये सब पार्ट टाइम है लेकिन ये हमें करना पड़ता है। तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ इनकम ही फिटनेस है, तो उस फिटनेस पे तो तुम्हें ढंग से काम करना पड़ेगा। अबे मुझे तुम अपनी जगह डालो भाई, मैं तो सारी जिंदगी लगा दूंगा फिटनेस पे, मुझे तो वैसे भी शौक है। तो एज अ फुटबॉलर तुम बने इसलिए ना, तुम एथलीट हो एक तरह से यार। देखो भाई, इस दुनिया में तो प्लास्टिक सर्जरी से चेहरे चेंज हो रहे हैं, चेहरे, जेंडर चेंज हो रहे हैं भाई, जो कि बहुत ही वो हो गया दर्द वाला प्रोसेस। यहाँ तो तुम्हें अपनी मसल ग्रोथ करनी है। क्या मतलब, हम टेक्नोलॉजी में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि चेहरा जेंडर चेंज हो सकता है, लेकिन मसल ग्रोथ के लिए हमें दिक्कत आ रही है यार। ये मैं मान नहीं सकता। टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। विल की कमी है पेड्री की तरफ से। हर बार ये सीन्स देखना अच्छा नहीं लगता, चाहे वो अगेंस्ट कोई भी टीम हो, चाहे वो स्पेन में हो पेड्री, चाहे वो बार्सिलोना में हो, कि वो इंजर्ड होकर बाहर निकलता है, रोता हुआ बाहर निकलता है। अगले दिन फोटोज आती हैं, फिर एक साइकिल चलती है, फिर 2 महीने बाद फिर फोटोज आती हैं, बॉडी बन गई, ये बन गई, फिर आता है, फिर थोड़े दिन खेल के फिर इंजर्ड होता है। भाई इस साइकिल को एंड करना पड़ेगा, इस साइकिल को एंड करना पड़ेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एक बड़ा नाम बेचते हो तो सेल फ्रैंकी डियोंग, कीप पेड्री फॉर 2 more years। अगर 2 साल में उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लगती है, फिजिक में वो काम नहीं करता है, उसके अंदर से वो डेडिकेशन नहीं दिखती है, फ्लिक उस पर काम नहीं कर पाता है, तो शायद 75% फैंस मुझसे नाराज़ होंगे। लेकिन भाई सेल कर देना चाहिए अच्छी प्राइस पे, और एक तगड़ा मिडफील्डर, फिजिक वाला मिडफील्डर जो कि इंजरी प्रोन कम हो, तब तक और प्लेयर्स निकलेंगे, उसको लेके आओ। क्योंकि देखो यार, अच्छा प्लेयर अगर बेंच पे बैठा हुआ है तो क्या करें उसका, क्या करें? 1-2 मैच की परफॉर्मेंसेस के लिए तो हम एक प्लेयर को इतनी आगे जाके इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते, ठीक है। अगर वो पैसा आता है 1:1 रूल पे आते हैं तो वी कैन इन्वेस्ट या समवेयर, राइट। देखो मुझे पता है 75% फैंस मुझसे डिसएग्री करेंगे, और भाई देखो अगर करेंगे तो करना बनता भी है भाई, उनकी अपनी ओपिनियन है। और पर मुझे ये श्योर है कि 25% फैंस मुझसे एग्री भी करेंगे। तो भाई ये फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट टाइम डिटेल में इस सीज़न में बात करके अच्छा लगा मुझे, फर्स्ट टाइम बारसा के बारे में बात करके आफ्टर सो लॉन्ग। और धीरे धीरे ट्रांसफर मार्केट गर्म हो, 31 तारीख को मैच है बारसा वर्सेस सिटी, वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। पर मैं चाहता हूँ, जो कि मुझे लग नहीं रहा वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जाएगा, कि निको विलियम्स की साइनिंग हो जाए तब तक, ताकि हम इस मेंटालिटी के साथ जा सके कि निको विलियम्स आ चुका है और हमारा एक होता है ना, एक पॉजिटिविटी अंदर है हमारे। तो भाई तब तक के लिए विस्कल बारसा।